देखो भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज है और उसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो उसके ऊपर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, जो क्या करता है वो उसको लगातार मोड़ते जाता है। कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, तो हमने ऐसे थ्रो किया किसी चार्ज पार्टिकल को, तो मुड़ेगा वो। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी कैसे, ऐसे, तो कैसे मुड़ेगा वो, ऐसे। समझ में आएगा ना। लेफ्ट हैंड रूल हमें बताएगा कि उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल बताता है। और ये फोर्स कौन सा लगता है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज भी नहीं करता है। क्या करता है, लगातार उसको टर्न करता है, मोड़ता है। तो बेसिकली अगर पूछा जाए तो वेलोसिटी को इंक्रीज करने वाला फोर्स कौन सा होगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करने वाला फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप रखोगे किसी चार्ज को, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये लगातार क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया मान लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई, और लगातार इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स के कारण स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है। क्या करेगा ये, सर्कुलर मोशन। आया समझ में। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी क्या पढ़ेंगे हम, लोरेंज फोर्स। बीओ सर्विस लॉ तो हम पढ़ेंगे साथ में, इससे पहले एक बार पढ़ेंगे लोरेंज फोर्स क्या है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये चार्ज मुड़ा है क्यों, सीधी बात है, खड़े हुए चार्ज पर फोर्स कौन लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब खड़ा हुआ चार्ज था तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर फोर्स क्यों नहीं लगा। चलते हुए चार्ज के ऊपर ही फोर्स क्यों लगाता है मैग्नेटिक फील्ड, बताइए भाई। जब आप किसी चार्ज को थ्रो करते हो ना, तो चलता हुआ चार्ज साथ में क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप खुद का, और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकता है। आई चीज समझ में, इसलिए वो मुड़ता है, टर्न होता है। जबकि खड़ा हुआ चार्ज जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और जब चार्ज जब चलता है तो साथ में क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी के कारण उसके पास क्या जाता है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के कारण, और बाहरी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर फिर क्या लगता है, फोर्स, और ऐसे घूमना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। आई ना चीज़ समझ में। अब जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखोगे तो उसके ऊपर दोनों के कारण फोर्स लगेगा या नहीं, बताइए भाई। ये फोर्स किसके कारण, इलेक्ट्रिकल फोर्स, एक फोर्स किसके कारण लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो जब दोनों को कंबाइन करते हो आप, तो उस फोर्स को बोलते हैं लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए करवा रहा हूँ। लोरेंज फोर्स क्या है, जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो घूमना स्टार्ट कर देगा। भाई वेलोसिटी आ गई तो चार्ज मुड़ेगा, फिर सीधी बात है। तो दोनों फोर्सेस जब लगते हैं किसी चार्ज के ऊपर, उसको क्या नाम दिया हमने, लोरेंज फोर्स। और कैसे क्या कंबाइन करेंगे आप इसको, इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगता है बेटा, क्यू इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, बताइए, क्यू वी बी, ठीक है। अभी ये वेक्टर है तो ये वेक्टर लगा दिया मैंने, ये तो स्केलर है। अब इसके ऊपर वी बी कैसे लिखोगे, वी क्रॉस बी। आई ना चीज समझ में। अब क्यू कॉमन उठा लो, लोरेंज फोर्स क्या आ जाएगा, क्यू कॉमन ई प्लस वी इंटू बी। आई होप आ गया होगा समझ में, ठीक है। ये लोरेंज ऐसे समझ में, ये है लोरेंज फोर्स। अभी हम पढ़ेंगे बियो सर्वेस लॉ। जैसे आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, इसको कई बच्चे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, बायोट सर्वेट्स लॉ, ठीक है। लेकिन टी क्या है बेटा यहाँ पे, साइलेंट, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलोगे यहाँ पे, बियो सर्वेस लॉ, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या है कि किसी वायर में अगर कितना करंट चलेगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके बारे में एक लॉ दिया है। मान लीजिए एक वायर है आपके पास, इधर बनाता हूँ, ये एक वायर है, ठीक है। और इसके कारण किसी पी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा,
ठीक है, कितना करंट फ्लो करे तब कितना मैग्नेटिक फील्ड बने। तो बी और सर्वस ने इसका एक लॉ बनाया। ठीक है, क्या लॉ बनाया देखिए यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, इसके अंदर मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है। आपने जो भी कंसीडर किया है, कैपिटल आई भी कर सकते हो, स्मॉल आई भी, आपकी मर्जी। कैपिटल आई कंसीडर करो तो कैपिटल आई, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है आई, आई किसका सिंबल है, करंट का। तो फिर यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड वाला ऐसा कोई लॉ ही नहीं है अपने पास कि पूरी लाइन के कारण, पूरे के पूरे वायर के कारण हम निकाल पाए। जैसे कूलम्स लॉ में प्रॉब्लम थी ना, ये आप फोर्स नहीं निकाल सकते किसी लाइन के कारण, वैसे ही पूरी वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, पूरी वायर के कारण यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अपने पास कोई है ही नहीं ऐसा फॉर्मूला। अपने पास किस चीज़ का फॉर्मूला है, एक छोटे से पॉइंट के कारण किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो वाले है ना अपने पास सिचुएशन। तो यहाँ पे हम इसका छोटा सा एक टुकड़ा तोड़ते हैं, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, करंट एलिमेंट। क्या तोड़ लिया हमने, करंट एलिमेंट, आईडीएल छोटा सा एलिमेंट तोड़ लिया हमने जिसका डीएल लेंथ है। हम क्या बोलेंगे, डीएल इज नॉट ए लेंथ, इट इज पॉइंट साइज। ठीक है, तो ये क्या है, करंट एलिमेंट। भाई करंट फ्लो कर रहा है इस एलिमेंट में, इसलिए क्या नाम रखा, करंट एलिमेंट। अब इस डीएल के कारण यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके स्पेसिफिकेशन में ये पॉइंट जो है कितना दूर है, इसके स्पेसिफिकेशन में क्या गिवन है, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, कितना डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आप देखो अगर ये पॉइंट, ये डीएल लेंथ आगे खिसकाओगे तो आर बदल जाता है, एंगल भी बदल जाता है। तो बीए सर्विस ने क्या देखा यहाँ पे कि जो यहाँ पे डीएल के कारण क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी छोटा ही बनेगा, डीबी। भाई डीएल लेंथ के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या कंसीडर किया, डीबी। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में होगा सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन डीबी किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए बीओ सर्विस लॉ ने क्या लॉ दिया, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, करंट। ठीक है, या करंट एलिमेंट बोल दो, आईडीएल भी लिख सकता था मैं। चलो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डीएल। ठीक है, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देखा उसको, थीटा। बताऊंगा साइन थीटा क्यों आया। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r²। तो जब आप इन सभी को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईडीएल साइन थीटा अपॉन में r²। इसको इक्वलिटी में चेंज करोगे तो डीबी क्या आएगा, कांस्टेंट आईडीएल साइन थीटा अपॉन में r²। जब k को हटाओगे आप कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, म्यू नोड अपॉन में 4π। ठीक है बेटा, म्यू नोड अपॉन 4π, ये है डीबी म्यू नोड अपॉन 4π आईडीएल साइन थीटा अपॉन में r²। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला याद है आपको, के कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन में r²। ये कांस्टेंट 1/4π था, है ना। ये मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पे, म्यू नोड अपॉन में 4π। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है म्यू नोड बेटा क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और सेम वैसे इसकी कुछ वैल्यू 10⁻⁻⁷ के करीब। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको। तो के Q1 Q2 सिमिलर है नहीं, Q1 ये Q2, और इनवर्स किससे घट रहा है, इनवर्स स्क्वायर से। एक चीज़ अलग है बस, साइन थीटा, यानी कि एंगल से फर्क पड़ता है, जबकि इसमें एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता है लगने वाले फोर्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एंगल हो, एंगल से फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड में फर्क पड़ता है। और साइन थीटा, ये साइन थीटा क्या है, देखिए साइन थीटा क्यों लिया हमने, कोस थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक आपके पास क्या है, वायर। ध्यान से देखिए, अगर आपने देखा यहाँ ये जो पी पॉइंट है ना, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है, तो यहाँ जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा मैक्सिमम। अगर ये पॉइंट थोड़ा सा आप ऊपर कंसीडर करते हो, कुछ एंगल क्रिएट हो गया ना, दिख रहा है आपको, तो यहाँ देखा यहाँ फोर्स क्या है, बिल्कुल कम। और जितना जितना एंगल बढ़ाते जाओगे ये पॉइंट ऐसे दूर खिसकता जा रहा है या कुछ भी है, लेकिन ये पॉइंट कितने एंगल पे आ जाता है, ऐसे 90 पे। देखा गया कि यहाँ फोर्स ज़्यादा लगती है, कहाँ, 90 डिग्री पे। आई थी समझ में। तो ऐसे हमें पता चल गया कि 90 डिग्री पे ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो मैक्सिमम होता है, तो साइन थीटा ही होता है ऐसा। तो इसलिए क्या आ गया एंगल में, साइन थीटा। आया ना समझ में। अब म्यू नोड अपॉन 4π। अब डीबी जो है, डीबी की डायरेक्शन
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बारे में बताऊंगा। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा बनेगा एक वायर के चारों तरफ, तो उसके लिए कौन सा रूल चलेगा, कौन सा रूल आप अप्लाई करोगे बताइए बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा रूल लगेगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बोलें या राइट हैंड कर्ल रूल बोलें, राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड तो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड रूल। ठीक है, तो कैसे बताएगा ये, देखो अंगूठे को आपको किस डायरेक्शन में रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए करंट। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इसमें। अभी जो ये है ये जो आर देगा आपको, ये है आर आपका डिस्टेंस, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या दिख रहा है, आई जे और के वाली सिचुएशन आ गई कि नहीं, आई वेक्टर ये जे वेक्टर, ये आर डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये आर, ये करंट आई जे, और ये क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में के, दिख रहा है ना आपको। तो आगे हम ऐसा करेंगे भी नहीं, आगे हम क्या करेंगे, उंगलियों को कर्ल कर देंगे ऐसा करके। देखो ये करंट और ये क्या हो गया है डिस्टेंस, इतना सा डिस्टेंस, और उंगलियां कर्ल इधर तो होंगी नहीं, तो उंगलियां किधर कर्ल होंगी, ऐसे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, अंदर की तरफ जाते हुए, तो अंदर की तरफ है इस पॉइंट पे, अंदर की तरफ, उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, क्रॉस, आउट इन साइड के लिए है ना, और आउटसाइड के लिए क्या शो करोगे आप, पॉइंट लगाओगे ऐसे सर्कल के चारों तरफ। जो बाहर की तरफ आते हुए होगा इस पॉइंट के ऊपर, तो आप कैसा इंडिकेशन दिखाओगे, डॉट। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ ये है, आया ना समझ में, क्रॉस। ये क्यों कहाँ से लिया गया, ये एक एरो से ली गई है डायरेक्शन। अगर एरो मान लीजिए अपनी तरफ आ रहा है तो हमें सिर्फ उसका पॉइंट दिखेगा, आगे का न्यूक्लियर पार्ट, तो अपनी तरफ आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है यानी कि मेरी तरफ आते हुए, मेरी तरफ आ रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रहा होगा तो क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, ये। और अगर एरो को छोड़ा है हमने, एरो जा रहा है, तो एरो का जा रहा है तो उसका पीछे वाला पार्ट ऐसा दिखता है ना एरो का। तो अगर अपनी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ, तो उसके लिए ऐसा इंडिकेशन दिखाओगे आप, चाहिए समझ में। और अपनी तरफ आते हुए उसके लिए ये कमिंग आउटसाइड, गोइंग इनसाइड, गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउटसाइड। ठीक है भाई, ये इंडिकेशन रहेगा। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी बता देता हूँ आपको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻⁷। और अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहो तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आया बेटा समझ में। और वैसे यूनिट लगा सकते हो आप, जैसे कि हमने कूलम्स लॉ से सीखी थी। कूलम्स लॉ में भी तो के कांस्टेंट उसकी यूनिट लगाते थे हम, वैसे यहाँ पे इसकी यूनिट लगा सकते हो आप। अब आगे क्या है, डायरेक्शन बता दी मैंने। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन बाय राइट हैंड कर्ल रूल बोल सकते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल। ठीक है बेटा, यही है बियो सर्विस लॉ। अभी ये तो सिर्फ डीएल के कारण है, अगर आप कंप्लीट लेंथ के कारण निकालना चाहो, कंप्लीट लेंथ के कारण, तो क्या कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी बी जुड़ के क्या बन जाएगा बी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, आर भी अलग अलग है, आई डी एल साइन थीटा। साइन थीटा भी तो वेरिएबल है भाई, यहाँ का थीटा अलग है, यहाँ का थीटा अलग होगा, यहाँ से देखोगे इसके लिए थीटा अलग होगा। आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, क्या कर दिया आपने इंटीग्रेट। कांस्टेंट चीज़ें बाहर रहती हैं, बाकी का क्या होता है इंटीग्रेशन। चीज़ समझ में। अगर आई भी कांस्टेंट है तो आई भी बाहर ले सकते हो, पूरे कंडक्टर में करंट क्या है कांस्टेंट। चीज़ें समझ में। ये आ गया फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड या बियो सर्विस लॉ। चीज़ें समझ में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बियो सर्विस लॉ। बियो सर्विस लॉ की एप्लीकेशंस, कैसे हम इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, देखेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ बचती है, कई बार क्या पूछ लेता है भाई, करंट डेंसिटी की फॉर्म में बताइए। देखो एक बार तो देखो, बियो सर्विस लॉ क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटीग्रेट करें हैं आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या है आर स्क्वायर। अभी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे वेक्टर फॉर्म में।
आपको पता है करंट तो स्केलर है, तो करंट के ऊपर आप वेक्टर तो लगा ही नहीं सकते, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है ना। कौन सी फॉर्म आई है? मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है। तो I dl और क्रॉस में क्या लगा दूँ R, भाई 90 साइन 90 मान लेते हैं, मैक्सिमम एंगल कितना है 90 मान लेते हैं। तो dl क्रॉस R और नीचे क्या लग जाएगा R क्यूब। बताओ आएगा नहीं समझ में? ऊपर R से मल्टीप्लाई करें, नीचे R से मल्टीप्लाई करें, R क्यूब बन जाएगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई बेटा? वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? वेक्टर फॉर्म। कई बार पूछ लेता है इसको लिखिए बियो सर्विस लॉ को किस फॉर्म में? करंट डेंसिटी की फॉर्म में। तो करंट डेंसिटी की फॉर्म में बियो सर्विस लॉ को कैसे लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा? J। तो करंट डेंसिटी की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो मेरे को एक चीज़ पता है कि करंट डेंसिटी क्या होती है? J, और करंट पर यूनिट एरिया इसका क्या होता है? फॉर्मूला। तो मेरे को तो आइडियल की जगह रिप्लेसमेंट चाहिए ना, तो यहाँ पे भी DL से मल्टीप्लाई और नीचे भी DL से मल्टीप्लाई कर दो, DL से डिवाइड कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए IDL और ये क्या हो जाएगा? एरिया इंटू में लेंथ, DL लेंथ वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखिए I डॉट DL अपॉन में क्या बन जाएगा? DV, है ना। तो IDL को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? J इंटू में DV। आया ना समझ में? तो IDL को रिप्लेस कर दिया मैंने J क्रॉस R इंटू में DV, ठीक है भाई। इसी चीज़ को हटाया मैंने, आइडियल को हटाया, और आइडियल की रिप्लेसमेंट क्या है? J इंटू में DV, J इंटू DV, और नीचे क्या है? R क्यूब। कोई प्रॉब्लम? तो ये किस फॉर्म में आ गया? करंट डेंसिटी की फॉर्म में। एक और पूछ लेता है, क्या पूछता है? किस फॉर्म में बताइए? चार्ज और वेलोसिटी की फॉर्म में बताइए इसको। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी आ सकता है। चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में बताना है। तो आपको पता है करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? Q बाई टी, और इनटू में L, DL से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे भी क्या कर दें? एक मिनट, हाँ, ऊपर IDL, यहाँ पे भी DL से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी DL से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मेरे को पता है Q इंटू DL, इसका तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, लेकिन DL बाई DT या DL बाई T क्या बनता है? वेलोसिटी। तो IDL को रिप्लेस कर सकते हो आप Q इंटू V से, चार्ज इंटू वेलोसिटी बन गया कि नहीं? बस। तो IDL को हटा करके B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आइडियल को हटा दो, क्या लगा दो? चार्ज इंटू में वेलोसिटी। वैसे यहाँ पे ये सिंबल नहीं ले सकते आप, समझ में आएगा भाई। इसको हटा दिया, आइडियल को चार्ज इंटू में वेलोसिटी, और ये R वेक्टर, और ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और नीचे क्या बन जाएगा बेटा? R क्यूब। तो ये हो गया चार्ज और वेलोसिटी की फॉर्म में, ठीक है ना। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ भाई, V क्रॉस R वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा सकते आप, क्योंकि चार्ज स्केलर है, और न इनके बीच में क्रॉस लगा सकते हो आप। मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसे यूज़ कर सकते हो Q इंटू वी या Q डॉट वी, ठीक है, या ना लगाओ तो भी मल्टीप्लिकेशन ही समझा जाता है ना। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे भी क्रॉस लगा दिया तो मिस्टेक मानी जाएगी, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ बियो सर्विस लॉ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।